हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप देखिए, इन टुडेज क्लास विल डिस्कस हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या है ये लॉ? दिस लॉ हैविंग वेरी मच इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। बहुत इस्तेमाल होता है। कैसे होता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर इट्स डेफिनेशन। द लॉ स्टेट्स दैट the enthalpy change during a reaction remains same whether the reaction prevails at a single step or the reaction goes on several steps। इसका मतलब क्या है? हम एक रिएक्शन करा रहे हैं। मान लीजिए रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट से अगर हम डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, जितना एंथैल्पी चेंज होगा, अगर हम वो रिएक्टेंट से आखिरी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बीच में और हम एक दो प्रोडक्ट पा रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको जाना पड़ रहा है या हम पा रहे हैं, तो वो बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करके आखिर में पहुंचता है, जो हमको आखिर प्रोडक्ट चाहिए, वो दोनों या तीनों को एंथैल्पी चेंज जितना होगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी उतना एंथैल्पी चेंज होगा। आप देखिए, हमने यहाँ समझाया है कैसे। मान लीजिए A is a reactant, if A is directly converted to D, यानी our intended product is D, हमको ये D प्रोडक्ट चाहिए। अगर A रिएक्टेंट से D प्रोडक्ट मेरे को चाहिए होता है, तो इसके अंदर रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मान लीजिए डेल्टा H, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, नहीं, मैं A से D को डायरेक्ट नहीं गया, मैं पहले क्या किया, A to B को गया, यानी मेरे को दूसरा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी जरूरत था, तो ए को बी मैंने गया और ए के बी, ए टू बी के यानी ए बी में कन्वर्ट होने के बीच में मान लीजिए मेरा डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज हुआ। फिर जो बी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था उसको कन्वर्ट किया, तो दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी टू सी में एंथैल्पी चेंज मान लीजिए डेल्टा H2, ठीक है ना। जब सी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मेरा बन गया, मैं क्या किया, सी से डायरेक्ट डी ओ बना रहा हूँ जो मेरे को चाहिए। यहाँ मान लीजिए एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, डेल्टा H3। तो अकॉर्डिंग टू एसएस लॉ, द सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पीज यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू डेल्टा H। अभी देख लीजिए, यहाँ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है ना। अगर हम केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं, आप देखिए यहाँ कार्बन सॉलिड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एट दिस रिएक्शन व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज माइनस 393.5 किलोजूल, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन में मेरे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पे चला गया, लेकिन मैंने क्या किया, पहले कार्बन को रिएक्शन करा के ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैंने फॉर्म किया, तो कितना हुआ, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ डेल्टा H कितना है, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, माइनस 110.54 किलोजूल। फिर मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस किया, कन्वर्ट किया, या मेरा आखिर प्रोडक्ट मेरे को जो चाहिए उसमें पहुंच गया। यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, माइनस 282.96। अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू इसके साथ बराबर होगा। दिस स्टेट्स दैट हेसेस लॉ, यही इसको हेसेस लॉ कहते हैं, यानी ये दोनों मिला के इसके साथ बराबर होगा। देखिए डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, मान लीजिए डेल्टा H1 दिस इज डेल्टा H1 H2, तो हमने मिला दिया, बराबर हो गया, है ना। और एक दूसरी तरह चिंता करते हैं, सोचते हैं हम। मान लीजिए आपके मम्मी ने घर में क्या करते हैं, दूध से घी बना रहे हैं, ठीक है ना। 1 लीटर दूध लेके घी बना रहे हैं। 1 लीटर दूध में से घी बनाने के लिए जितना एंथैल्पी चेंज होगा, समझ गए आप। मम्मी ने क्या किए, एक दिन पहले वही 1 लीटर दूध से दही बनाया, कर्ड बनाया, और दही को फिर बटर बनाया, उसी दही से बटर बनाया, फिर जितना बटर बना उसी बटर से फिर घी बनाया, समझ गए आप।
तो अगर मिल्क से घी बनाने के लिए डायरेक्टली जितना उनका एंथैल्पी चेंज हुआ, मान लीजिए डेल्टा एच, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए उनका जो एंथैल्पी चेंज हुआ मान लीजिए डेल्टा एच वन, कर्ड को बटर बनाने के लिए मान लीजिए एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा एच टू, और बटर को घी में बनाने के लिए मान लीजिए उनका एंथैल्पी चेंज हुआ कितना, डेल्टा एच थ्री। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ क्या होगा ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। समझ गए आप? यानी मिल्क को डायरेक्ट घी बनाने के लिए जितना एंथैल्पी में बदलाव होगा, मिल्क को कर्ड से, कर्ड को बटर से और बटर को घी से, ये रास्ते में जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो सारे को जोड़ देंगे, यानी समेशन ऑफ ऑल दीज एंथैल्पी चेंजेस will be equal to this enthalpy change in the direct condition. That's why it is called Hess's law of constant heat summation. आप समझ गए? ये आपका डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो घर में आपके मम्मी जी करती हैं और आप समझ सकते हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ इज वेरी एनॉर्मस। इसका एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत है। कितने हम बता रहे हैं अभी, 4 यहाँ लिखा हुआ है। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था उसको डिटरमाइन करने के लिए हेसेस लॉ हेल्प्स अस, वी कैन अप्लाई द हेसेस लॉ। सेकंड क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन आल्सो वी कैन डिटरमाइन। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेरियस रिएक्शंस, ठीक है ना। अभी हम एक एक करके इसको विविडली डिस्कस करेंगे और उसका एक एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। क्या है? द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है ना। अभी ये हमने न्यूमेरिकल ले रखा है। क्या है? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। मीथेन का फॉर्मेशन, मीथेन को फॉर्मेशन करने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, ये जो डाटा दे रखा है उसमें से हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये बोल रहे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उधर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर दिया, इधर एंथैल्पी चेंज इतना है। फिर मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे रखा है, यह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना दे रखा है। ये डाटा में से हम कैसे निकाल के, हमको चाहिए क्या, मीथेन बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज होगा। तो मीथेन क्या है? CH4। जब CH4 को हम फॉर्म करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट द डिजायर्ड इक्वेशन। कैसे इक्वेशन? आप देखिए मैंने लिखा है, हमको कौन सा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, क्योंकि CH4 में एक कार्बन है तो हमने कार्बन लेकर कोई सॉलिड में लेना है। H4 वी कैंट राइट 4H बिकॉज हाइड्रोजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो 2H2 आई हैव टू राइट। सो CH4 आई हैव टू डिटरमाइन, और वी हैव टू डिटरमाइन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन को हमको पाने के लिए हम इस इक्वेशन से कैसे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या इनटू करेंगे, किसी के साथ इनटू करके प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वी हैव टू थिंक। दिस इज नथिंग बट ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। आप मैथमेटिक्स के बारे में सोचिए, जब मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, यहाँ भी वैसे ही एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है। इधर CH4 है, मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसी वैल्यू को निकालने के लिए हम इधर से किसी को क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। जैसे हम उधर करते थे 2 में गुणा करके माइनस करते थे इक्वेशन 2 से या 3 से, जब हम मैथमेटिक्स में करते थे 10th क्लास में करते थे, तो यहाँ वैसे ही करना है। यानी दैट मैथमेटिक्स इज बीइंग अप्लाइड हियर टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई और जेड, है ना। यहाँ हमने CH4 का एंथैल्पी चेंज का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे हेसेस लॉ का यहाँ काम कर रहा है। हेसेस लॉ यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से फॉर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसका एंथैल्पी दे रखा है। वाटर का एंथैल्पी दे रखा है H2O2 का, और CH4 का ऑक्सीजन के साथ मिलकर इतना दे रहा है, उसमें से हमको निकालना है CH4, क्योंकि वो बोल रहे हैं सम, एक रास्ते से जाए जितना होगा, रास्ता घूम घूम के जाने भी उतना एंथैल्पी होगा। तो
फर्स्ट वी हैव टू इन्वेस्ट अवर माइंड, हमको माइंड इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है, ये कैसे होगा, मेरे को चाहिए ये रिएक्शन, इक्वेशन C+2H2CH4 गैस मेरे को चाहिए ना। मेरे को पहले देखना है ये CH4 मेरे को ज़रूरत है, ये CH4 के साथ 2O2 है, CO2 है, 2H2। अगर हमको ये सब माइनस हम कर देंगे, हम अगर ये सबको माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो इसको मिलेगा। तो घटाने के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, H2 है, इधर 2H2 है, तो मैं आंख बंद करे 2H2 मेरे को चाहिए, इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 इंटू इक्वेशन आई 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स 2H2 लिक्विड। यह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जितना था मैं फिर उसको 2 में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सारे में मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना हो गया -5 kg। समझ गए आप, मेरे को 2H2 एक मिल गया। फिर इसमें से क्या इधर है सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसमें से जो आखिर में मेरे को इक्वेशन चाहिए, इसमें क्या है, कार्बन भी है। तो ये कार्बन को मैं इसके साथ मिला देता हूँ, क्या किया, 2H2 प्लस O2 2H2, फिर कार्बन, ये पहला वाला रिएक्शन इसमें इक्वेशन इसमें मैं जोड़ दिया। जोड़ देने कितने बाद क्या हो गया, C सॉलिड 2H2 गैस प्लस 2O2 O2 मिलकर 2O2 गैस गिव्स, इधर कितना हो गया CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड। इधर कितना हुआ, दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद -967 5 किलो जूल, ये दोनों को जोड़ दिया। अभी देखिए इस इक्वेशन से जो हमारा इक्वेशन बना, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, माइनस कर देता हूँ तो माइनस क्या हो गया, 2O2 कैंसिल हो जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा, 2H2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा कितना, C सॉलिड प्लस 2H2 गैस माइनस CH4 गैस गिव्स, इधर कुछ नहीं है तो 0, ये दोनों में क्या माइनस किया तो माइनस करके इतना वैल्यू होगा -75.2 किलो जूल। तो ये -CH4 गैस है, दाएं तरफ में ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा CS प्लस 2H2 गैस CH4 गैस, जो हमको इक्वेशन चाहिए। ये आसान है, दिख रहा है इतना बड़ा, बस यहाँ दिमाग लगाना है किसी को कौन सा इक्वेशन को कितने में गुना करके या गुना ना करके किससे जोड़ना है और किससे घटाना है। तो हमको आराम से मिल गया क्या ना, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस दैट इज -75.2 किलो जूल। हमको CH4 के बारे में कहीं इसमें बनाने के लिए 2 मीडिएटर प्रोडक्ट भी हमको आवश्यक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की एंथैल्पी जरूरत पड़ा ना। तो आप समझ गए, वैसे ही आप प्रैक्टिस करिए तो देखिए बहुत आसान लगेगा। बस जब 10th में पढ़ते थे जो XY का वैल्यू निकालते थे इक्वेशन से, ये वाला है, वहाँ से X का वैल्यू निकालते थे, अब आपको CH4 का वैल्यू निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन में क्या गुना करेंगे और किसको किससे घटाएंगे या जोड़ेंगे, सो यू हैव टू डिसाइड इन योर माइंड। ठीक है, देखिए बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन क्या है, फेज चेंज है ना, फेज चेंज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट फेज चेंज, यानी द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज हैपेंस व्हेन एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट, वन मोल सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट। सो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ SR to SM rhombic sulfur to monoclinic sulfur given that the heats of combustion of SR and SM is -297.5 kilojoule and -300.0 kilojoule respectively, है ना। हमको इक्वेशन क्या चाहिए, SR to SM, यानी rhombic sulfur should be converted into monoclinic sulfur, that is allotropic change, है ना। समझ गए आप, इसका वैल्यू हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ क्या दे रखा है, हिट्स ऑफ कॉम्बुशन ऑफ बोथ SR प्लस कॉम्बुशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो SR प्लस O2 गैस गिव्स SO2 गैस, इसका कितना दे रखा है, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -297.5 किलो जूल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना दे रखा है। SM प्लस O2 कितना दे रखा है, 300.0 किलो जूल है। तो मेरे को चाहिए क्या, SR to SM तो हम माइनस कर देंगे तो O2 कैंसिल हो जाएगा, SO2 कैंसिल हो जाएगा, तो SR माइनस SM गिव्स 0, डेल्टा RH नॉट कितना होगा +2.5, यानी SR to SM कितना हो जाएगा, डेल्टा H नॉट +2.5 किलो जूल, यानी रोम्बिक सल्फर को अगर मोनोक्लिनिक सल्फर से हम कन्वर्ट करते हैं तो हमको कितना हीट चाहिए होता है, 2.5 किलो जूल हीट वी हैव टू अप्लाई। समझ गए आप, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ SR to SM। समझ गए आप, वैसे ही 2-4 करिए, आपको और आसान लगेगा। अब देखिए बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन के टाइम पर कितना एंथैल्पी चेंज होता है हम देखते हैं। हाइड्रेशन मीन्स क्या है, अगर कोई सब्सटेंस हम लेते हैं उसको क्रिस्टलाइज करते हैं विथ वाटर,
वाटर में डाल के क्रिस्टलाइज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर रहता है और हाइड्रेशन होता है ना। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। कॉपर सल्फेट का हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करना है ना। तो कॉपर सल्फेट का हाइड्रेशन मतलब हमको क्या इक्वेशन चाहिए, कॉपर सल्फेट, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। 100 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस 45 किलोजूल ऑफ हीट व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ हीट क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितना ग्राम ना, 100 ग्राम अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी उसके अंदर एक्वस नहीं है, समझ गए। तो हमने लिखा डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू -45 किलोजूल, और उसने दे रखा है कितना, 100 ग्राम पर, यानी 1 मोल में नहीं दे रखा है। हमको मालूम है जब भी हम निकालते हैं वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो कॉपर सल्फेट को हम 1 मोल पे निकालेंगे, कितना हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज होता है, समझ गए आप। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना है, हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट 63.5 कॉपर का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का यहाँ 16 × 64, कुल हो गया कितना 159.5, समझ गए। तो वो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कितना होगा, एंथैल्पी मींस पर 1 मोल। तो 100 ग्राम प्रोड्यूसेस -45 किलोजूल, तो 159.5 यानी 1 मोलर मास प्रोड्यूसेस विल प्रोड्यूस -45 100/100 × 159.5 इज इक्वल टू -71.77 किलोजूल, समझ गए। यानी एंथैल्पी ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी -71.77 जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में डाल रहे हैं, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, देयर है यानी 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2, समझ गए। और हाइड्रस, ये क्या है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट ऑब्जर्व्स 5.7 किलोजूल ऑफ हीट व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस वाटर। अगर हम पानी में उसको डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, 5.7 किलोजूल ऑफ हीट ऑब्जर्व करता है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू +5.7 किलोजूल, प्लस लिखा। तो इसने दे रखा इतना 100 ग्राम पर दे रखा, हमको क्या चाहिए, मोल में चाहिए। तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मोल, यानी नहीं तो हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ मोल। तो हमने यहाँ लिखा इसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2 कितना हो गया 159.5 + 90 इज इक्वल टू 49.5, है ना। कॉपर सल्फेट .5H2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑब्जर्व्स 5.7 किलोजूल, 249.5 5.7/100 × 249.5 इज इक्वल टू 14.22 किलोजूल। ये जो कॉपर सल्फेट .5H2 इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी, आपको पता है क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियल, है ना। यानी ब्लू विट्रियल को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है ना। दिस इज हाइड्रस कॉपर सल्फेट, वो अनहाइड्रस वाटर था ही नहीं, यहाँ वाटर है हाइड्रस, तो इसको हम ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। तो इधर कितना हो गया, 100 ग्राम ऑब्जर्व्स प्लस 5.7 किलोजूल, 249.5 ग्राम ऑब्जर्व्स कितना हो जाएगा 14.22 किलोजूल ऑफ हीट, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेशन कॉपर सल्फेट हमने क्या पढ़ा है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल होने के लिए .5H2 जरूरत है। तो हमको यहाँ रिएक्शन क्या होगा, CHO पर +5H2 होगा ना, समझ रहे हैं आप। तो इधर कितना क्या निकलेगा, हाइड्रेशन हम कर रहे हैं CuSO पर .5H2, हमको ये रिएक्शन चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए। यानी कॉपर सल्फेट 5H2 के साथ मिलके ब्लू विट्रियल बनाएगा, यानी कॉपर सल्फेट .5H2 और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाएगा। तो अभी हमको उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमको निकालना है, ये हमको एक रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास अभी 2 इक्वेशन हो गया, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2 कितना था, कॉपर सल्फेट एक्वेस इधर था, हमने निकाला डेल्टा एच हाइड्रेशन इज -71.77 किलोजूल। अब इधर क्या हो गया, कॉपर सल्फेट .5H2 प्लस एक्वेस, कॉपर सल्फेट एक्वेस, इधर कितना हो गया हाइड्रेशन का 14.22। अभी ये इक्वेशन हमको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर देने से क्या हो जाएगा, CSO पर सॉलिड प्लस 5H2, इधर ये माइनस हो जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस CSO पर .5H2, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कितना आ जाएगा -85.99 किलोजूल। आप समझ गए।
इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट लेबर नथिंग कैन गेट। हमने जितना समझाया, कोई भी जितना समझाएगा, जब हम खुद एक्सपीरियंस या खुद उसको अंदर को नहीं लेते हैं या अपने दिमाग में या दिल में नहीं घुसाते हैं, तो हमारा समझ में नहीं आएगा ना। मान लीजिए जब दूध पीते हो, कोई बोलता है दूध मीठा है ना, जब आप पीते हो तो यू हैव रियलाइज, अगर एक बार पी ले तो कोई भी बोलेगा, आप बोल दो दूध तो मीठा है ना, एट दैट टाइम योर नॉलेज कन्वर्टेड इनटू विजडम, यानी आपका जो इन्फॉर्मेशन आपके पास था, आप किससे सुने थे दूध मीठा है, ठीक है ना, इट वाज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यू मे फॉरगेट दैट। लेकिन जब आप एक बार पी लिए उसको, तो आपको लगा यार बाकी दूध मीठा है, तो उस वक्त क्या हो गया, इट इज कन्वर्टेड टू विजडम। तो हमने बार बार हमको समझा रहे हैं आपको, आप जब तक करोगे नहीं, इट विल रिमेन एज नॉलेज ऑफ योर्स। जब आप इसको बार बार करोगे और रियलाइज करोगे यार बाकी कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस था, उसको हम पानी में डाले, तब क्या हुआ ना, ये हाइड्रेटेड हो गया, यानी उसमें उसके जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जाके पानी का मॉलिक्यूल सेटल होता है, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है। तो उसमें कैसे एंथैल्पी चेंज होता है और कैसे हमारे हेसेस लॉ यहाँ मदद करता है। हमको एक रिएक्शन, एक इक्वेशन चाहिए, हम दूसरा इक्वेशन से उसको निकाल लेते हैं, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से हम उसको निकाल लेते हैं। बाकी ठीक बात, तो आप उसको अच्छी तरह कर सकते हो। तो डू लेबर एंड बी पॉजिटिव एंड गो फॉर दिस एंड मेक प्रैक्टिस मोर देन ट्वाइस और थ्रिस, ओके, देन विल गेट वेरी मच गुड रिजल्ट, ओके। अब देखिए लास्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी बाय द हेल्प ऑफ एसएस लॉ वेरियस रिएक्शन का हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं ना। तो हमने यहाँ के न्यूमेरिकल्स ले रखा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कम्बुशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ग्लूकोज का कम्बुशन जब होता है कितना एंथैल्पी आता है, चेंज इन एंथैल्पी कितना है, इस डाटा में से वी हैव टू कैलकुलेट। क्या दे रखा है, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है -395.0 किलो जूल। दूसरा क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस H2O लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -269.4 किलो जूल। तीसरा दे रखा है ग्राफाइट, 6 ग्राफाइट प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, C6H12O6 ग्लूकोज सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है -1169.8 किलो जूल, है ना। हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कॉम्बुशन रिएक्शन हमको चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, डिजायर्ड रिएक्शन कितना है, डिजायर्ड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज C6H12O6 सॉलिड प्लस 6 CO2 गैस गिव्स 6 CO2 गैस प्लस 6 H2 लिक्विड। वी हैव टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमको मालूम है ग्लूकोज जब कॉम्बुशन होता है हमारे सेल में, तो देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, है ना। तो ये पाने के लिए फर्स्ट वैसे ये मैं बताया था आपको सोचना पड़ेगा, ये जो 3 दे रखा है किसको किससे जोड़ेंगे और किससे घटाएंगे या किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी कैन गेट दिस इक्वेशन, है ना। पहले हम देख रहे हैं यहाँ 6 CO2 6 H2 हमको तो जरूरी है, तो यहाँ CO2 है, यहाँ H2 है, दोनों को 6 में गुणा कर देते हैं। 6 इंटू इक्वेशन आई और 6 इंटू इक्वेशन 2i हमने यहाँ कर दिया, 6 गुणा कर दिया, डबल आई का गुणा किया, ये हो गया। अब 6 को सिंगल आई में गुणा कर दिया, ये भी हो गया, है ना। ये दोनों रिएक्शन हो गया, आप देख लिए, यानी मेरे को 6 H2O मिल गया, 6 CO2 मिल गया। मेरे को क्या चाहिए, 6 CO2 प्लस 6 H2O, यानी ये दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने दो जो इक्वेशन नया हुआ है ये दोनों को मैं जोड़ दिया। तो जोड़ देने के बाद क्या हो गया, C यानी ग्राफाइट प्लस 6 H2 प्लस 9O2, ये 6 H2 प्लस 9O2 प्लस 6 H2 प्लस 6 CO2 निकल गया। और ये दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम सब जोड़ रहे हैं, इसको हम जोड़ देंगे, समझ गए। तो मेरे को चाहिए क्या, ये रिएक्शन चाहिए, और ये रिएक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर ये तीसरा इक्वेशन जो उसको अगर घटा दूंगा, इसे माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये मिल जाएगा आसानी से। देखिए मैं माइनस कर दिया, जब माइनस कर दिया C ग्राफाइट, ये ग्राफाइट कैंसिल हो गया, H2 कैंसिल हो गया, 9O2 माइनस 3O2 6 CO2, इधर क्या हो गया 6 CO2 प्लस 6 H2O, दाहिने तरफ क्या रहेगा माइनस C6H12O6 यानी ग्लूकोज रहेगा। तो बाएं तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा C6H12O6, यानी देखिए डिजायर्ड रिएक्शन हमको मिल गया। यानी इससे मैं ये एंथैल्पी रिएक्शन से माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा कितना, -2816.6 किलो जूल। समझ गए आप। अब देखिए हमको दूसरा डाटा दे रखा है और दूसरा डाटा से यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के डाटा दे रखा है, हमने उससे निकाल रहे क्या, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। समझ गए। वैसे ही आप 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, आपको आप देखना आपको बहुत ही आसान लगेगा ये प्रॉब्लम्स, ठीक है ना।